नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी जीडी भर्ती परीक्षा के बारे में। तो देखिएगा, ये एसके पब्लिकेशन के द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है। जैसे ये बुक है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए। इसमें सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान के साथ सभी विषयों में थ्योरी और अभ्यास के प्रश्न भी इस पुस्तक में दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्नों को टॉपिक अनुसार दिया गया है। मूल विधि के साथ शॉर्टकट भी इस पुस्तक में दी गई है। कठिन प्रश्नों के हल दिए गए हैं और इस पुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड को आप स्कैन करके ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी इस पुस्तक का आप देख सकते हैं। इसी प्रकार ये अभ्यास पेपर्स हैं जी, और ये कुल कितने अभ्यास पेपर्स हैं? 50 पेपर्स हैं, जो भी अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए हैं। और ये जो 50 अभ्यास पेपर्स हैं, ये 50 पेपर जो पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं पर आधारित हैं। कठिन प्रश्नों के हल सहित स्पष्ट व सरल भाषा में 100% सॉल्यूशन के साथ दिए गए हैं। एक ये बुक है अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ आर्मी, जो कि क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन भर्ती परीक्षाओं के लिए पुस्तक है। तो ये एसके पब्लिकेशन के द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनका आप अध्ययन करें। आज अपन लोग सामान्य ज्ञान के टॉपिक और सामान्य ज्ञान में भी टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन में अपना टॉपिक होगा नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, यानी डायरेक्टिव, एलिमेंट, पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने फंडामेंटल राइट एवं संविधान के भाग पर डिस्कस किया था। आज अपन लोग नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। तो देखें, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है जी। तो ये पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है, यानी कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। जबकि ये कहां से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं जी? आयरलैंड से। तो कहने का अर्थ है कि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, आयरलैंड से लिए गए हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। जबकि जो मौलिक अधिकार थे वो भाग 3 में थे, अनुच्छेद 12 से 35 तक थे और अमेरिका से लिए गए थे। कहां से लिए गए थे जी? अमेरिका से लिए गए थे। अब देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है। तो देखें, नीति निर्देशक तत्व, तो देखें, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है जी। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। यानी मौलिक अधिकार तो क्या है जी? वाद योग्य है। जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का अर्थ है कि इनका हनन होने पर, नीति निर्देशक तत्वों का यदि हनन हो जाए तो अपन लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं भी याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। जबकि यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो अपन लोग आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एवं आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि मौलिक अधिकार तो वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इसी प्रकार देखें, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है।
यानी नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है जी? सकारात्मक है। जबकि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है। इन मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है जी? नकारात्मक है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति तो कैसी है साहब? नकारात्मक। जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक। तो ध्यान रखें, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में हैं तो मौलिक अधिकार भाग 3 में हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। नीति निर्देशक वाद योग्य नहीं है तो मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है जबकि मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube में पढ़ाएंगे उन विषयों से अग्निवीर में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो उसका हल कर पाओगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपकी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं। फिर उस विषय को लेकर उस विद्यार्थी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। देखें, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। देखें, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है जी? तो ये पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य की स्थापना करना। तो ये पूछ लिया जाए कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब देखते हैं जी कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो देखें, अनुच्छेद 36 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व, यानी कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है। तो देखें, नीति निर्देशक तत्व, तो ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 36 में क्या है, यानी अनुच्छेद 36 में क्या है, तो अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है, जिसमें विधानमंडल व कार्यपालिका दोनों आते हैं। तो आर्टिकल 36 में क्या है, आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है जिसमें विधानमंडल एवं कार्यपालिका दोनों आते हैं। देखें, वैसे आर्टिकल 36 में लिखा क्या है, आर्टिकल 36 में ये लिखा है कि जो अनुच्छेद 12 में है वो ही आर्टिकल 36 में है, यानी जो अनुच्छेद 12 में लिखा है
वो आर्टिकल 36 में लिखा है। तो आर्टिकल 12 में क्या लिखा है? आर्टिकल 12 में लिखा है कि इसमें राज्य की परिभाषा है, जिसमें विधानमंडल व कार्यपालिका दोनों आते हैं। तो जो आर्टिकल 12 में लिखा है वो आर्टिकल किस में लिखा है? 36 में लिखा है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 37 में क्या है? अनुच्छेद 37 में क्या है? आर्टिकल 37 में क्या है? तो देखिएगा, आर्टिकल 37 में है यानी नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? ये बात आर्टिकल 37 में लिखी है। वाद योग्य का अर्थ है कि यदि नीति निर्देशक तत्वों का हनन हो जाए तो अपन लोग कहीं पर भी याचिका दाखिल नहीं कर सकते, न तो सुप्रीम कोर्ट में न हाई कोर्ट में। जबकि यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो अपन लोग आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की जा सकती हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का यदि हनन हो जाए तो अपन लोग कहीं पर भी याचिका दाखिल नहीं कर सकते। तो इसलिए आर्टिकल 37 में है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 38 में क्या है? तो अनुच्छेद 38 में है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए, राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए, राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे लोगों के कल्याण में वृद्धि हो। अधिकतम वृद्धि हो। तो ये पूछा जाए कि आर्टिकल 38 में क्या है? तो आर्टिकल 38 में है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे लोगों के कल्याण में वृद्धि हो, यानी लोग ज्यादा से ज्यादा विकास कैसे कर सकें, इस प्रकार की व्यवस्था बनाना किसका काम है जी? नीति निर्देशक तत्वों का काम होना चाहिए। यानी राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे लोगों के कल्याण में अधिकतम क्या हो? वृद्धि हो। अब आता है जी आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 में 6 बातें हैं जी। अनुच्छेद 39 में कितनी बातें हैं? 6 बातें हैं। लेकिन 39D में क्या लिखा है, यानी 39(4) में क्या लिखा है? तो 39(4) में है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? 39(4) में है। यदि समान कार्य किया है तो उसके लिए वेतन भी क्या मिलेगा? समान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। यदि उन्होंने समान कार्य किया है तो समान कार्य के लिए वेतन भी क्या मिलना चाहिए? समान मिलना चाहिए। यानी स्त्री व पुरुषों के समान कार्य करने के बावजूद उनके वेतन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये बात कौन से में है जी? 39(4) में है। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 39A जोड़ा गया है और 39A में क्या लिखा है? निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। यानी राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएं। ये बात कौन से में है जी? 39A में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 40 में क्या है, यानी अनुच्छेद 40 में क्या है? तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 4। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 40 में क्या लिखा है। तो आर्टिकल 40 में लिखा है कि ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में है।
यानी ग्राम पंचायतों से ही इस देश का विकास ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है। ये गांधीवाद से संबंधित है कि यदि ग्राम पंचायतों को ज्यादा विकसित किया जाएगा तो इस देश का विकास ज्यादा होगा। तो ये पूछ लिया जाए कि ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख आर्टिकल 40 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 41 में क्या है, यानी आर्टिकल 39 में क्या है, तो देखें राज्य लोगों को काम, शिक्षा, यानी राज्य लोगों को काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। यानी राज्य लोगों को काम व शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये बात कौन से आर्टिकल में है, ये बात आर्टिकल 41 में लिखा है कि राज्य लोगों को काम देगा व शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। वह तो काम व शिक्षा को ले कौन से आर्टिकल में है जी, आर्टिकल 41 में है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 42 में क्या है, तो देखें आर्टिकल 41 में क्या दिया है जी, काम दिया है। जब आर्टिकल 41 में काम दिया है तो काम कैसा होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। तो राज्य लोग काम की न्याय संगत निर्धारण करेगा। और इसमें एक छुपी हुई बात है कि राज्य प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। ये बात कौन से में है, आर्टिकल 42 में है। यानी आर्टिकल 41 के तहत तो क्या दिया गया है, काम दिया गया है, जबकि 42 में काम की न्याय संगत क्या हो, उसका उचित निर्धारण हो। वह प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना भी राज्य का क्या है, काम है। इसी प्रकार अनुच्छेद 43 में क्या है, तो देखिएगा अनुच्छेद 43 में क्या है। आर्टिकल 43 में है, देखो आर्टिकल 41 में काम मिला है और 42 में काम की न्याय संगत है, तो इतना तो वेतन उपलब्ध हो जिससे कि लोगों का क्या हो सके, गुजारा हो सके। यानी आर्टिकल 43 में न्यूनतम मजदूरी यानी इतना तो वेतन दिया जाए, वेतन का उल्लेख है कि लोगों के क्या हो सके, गुजारा हो सके। वह कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। वह कुटीर उद्योगों का क्या किया जाना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए। ये बात कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 43 में। यानी राज्य ने जो काम दिया है काम की न्याय संगत होना चाहिए और जो काम दिया है उसके लिए इतनी तो मजदूरी दे जिससे कि उन लोगों का गुजारा हो जाए और छोटे छोटे उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। ये बात भी कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 43 में है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 43 ए में क्या है, तो देखिएगा आर्टिकल 43 ए में है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, और ये आर्टिकल 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो उद्योगों के प्रबंधन में, जो उद्योग हैं उनके प्रबंधन में किसकी भागीदारी होनी चाहिए, मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए। बात कौन से आर्टिकल में है, ये बात आर्टिकल 43 ए में है। इसी प्रकार 43 बी में क्या है, तो 43 बी में है कि जो सहकारी समितियों से संबंधित है, सहकारी समितियों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है जी, आर्टिकल 43 बी है। जबकि 43 ए में है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 44 में क्या है, यानी आर्टिकल 44 में क्या है, तो देखिएगा जी समान नागरिक संहिता।
समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में है। यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में है। यानी समान नागरिक संहिता का उल्लेख क्या है, इसका अर्थ क्या है? यानी भारत में यदि अपन लोग रह रहे हैं, तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, सभी के लिए नियम व कानून क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 44 में है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 44 में है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 45 में क्या है? यानी अनुच्छेद 45 में क्या है? आर्टिकल 45 में क्या है? तो देखिएगा जी, आर्टिकल 45 में क्या है? तो अनुच्छेद 45 में है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 45 में। देखें, इससे पहले इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा थी, निःशुल्क शिक्षा थी। इससे पहले इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा थी। लेकिन 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 क जोड़ दिया गया, जो कि क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है जी? मौलिक अधिकार। तो 6 से 14 वर्ष तक को जो पहले नीति निर्देशक तत्वों में था, उसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 क यानी मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया। तो अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, बल्कि किसका हिस्सा है? मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। तो अब इसमें क्या बच गया जी? तो इसमें रह गया 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क, यानी आंगनबाड़ी में ये बच्चे होते हैं, आंगनबाड़ी बालवाड़ी, उनमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 45 में है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 46 में क्या है? तो अनुच्छेद 46 में है मेरे भाई SC, ST व OBC को, SC, ST व OBC को शिक्षा व आर्थिक सहायता, शिक्षा व आर्थिक सहायता कौन उपलब्ध कराए? राज्य उपलब्ध कराए। यानी SC, ST व OBC को शिक्षा व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कार्य है। इस बात का उल्लेख यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दुर्बल वर्ग यानी सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उनको शिक्षा व आर्थिक सहायता राज्य उपलब्ध कराए। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? इस बात का उल्लेख आर्टिकल 46 में है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 47 में क्या है? अनुच्छेद 47 में क्या है? तो देखें, अनुच्छेद 47 में है पोषाहार, पोषाहार, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वास्थ्य व जीवन स्तर को सुधारना, सुधारना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है, राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। यानी पोषाहार यानी स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारना राज्य का क्या है जी? प्राथमिक कर्तव्य है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि आर्टिकल अनुच्छेद 48 में क्या है? तो अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन।
देखिएगा हमारे संविधान निर्माता कितने सजग थे कि उन्होंने मानव के तो नियम बनाए ही बनाए, उनके साथ साथ पशुओं के लिए भी नियम कायदे बनाए हैं। और इस बात का उल्लेख कौन से में है? आर्टिकल 48 में है। तो कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख आर्टिकल 48 में है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 48 क में क्या है? तो अनुच्छेद 48 क में है कि वन एवं वन्य जीवों का प्रबंधन, यानी वन एवं वन्य जीवों का प्रबंधन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? तो वन एवं वन्य जीवों के प्रबंधन का उल्लेख आर्टिकल 48 क में है। तो कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख आर्टिकल 48 एवं वन वन्य जीवों का प्रबंधन कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 48 क में है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 49 में क्या है? तो आर्टिकल 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, यानी जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनका संरक्षण यानी उनकी सुरक्षा करना। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो इस बात का उल्लेख आर्टिकल 49 में है। यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का सुरक्षा करना यानी संरक्षण करना कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 49 में है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 50 में क्या है जी? तो अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका से पृथक्करण, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 50 में है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अनुच्छेद 51 में है विदेश नीति। कौन सी नीति? विदेश नीति, यानी फॉरेन पॉलिसी। और भारत की फॉरेन पॉलिसी यानी अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, यानी अंतरराष्ट्रीय का अर्थ क्या होता है? एक देश का दूसरे देश से संबंध। और विदेश नीति का भी अर्थ क्या होता है जी? एक देश का दूसरे देश से संबंध। तो भारत की अंतरराष्ट्रीय नीति कैसी है जी? शांति की है। यानी भारत बुद्ध का संदेश देता है, यानी शांति का संदेश देता है। तो देखें ये नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद थे 36 से 51 तक। कि 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। 37 में एक नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। 38 में राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे कि लोगों के कल्याण में अधिकतम वृद्धि हो। 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख। 41 काम शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कार्य है। 42 काम की न्याय संगत व्यवस्था का निर्धारण और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कार्य। और इतनी तो मजदूरी दे जिससे कि लोगों का जीवन का गुजारा हो जाए। और कुटीर उद्योगों का प्रबंधन भी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 43 में है। इसी प्रकार उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी 43A में है। यूसीसी समान नागरिक संहिता 44 में है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 45 में है। SC ST OBC को शिक्षा और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कार्य 46 में। और पोषण स्वास्थ्य व जीवन स्तर को सुधारना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य 47। कृषि पशुपालन 48। वन वन्य जीवों का प्रबंधन 48 का है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण 49। कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग 50। और विदेश नीति यानी अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख कौन से में है? आर्टिकल 51 में है। तो अपन ने नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित इन पर डिस्कस किया। तो देखें अभी अपन ने नीति निर्देशक तत्वों पर डिस्कस किया। अब देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखें
मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। तो ये पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। जबकि ये पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। जबकि ये पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में है। तो क्या अर्थ हुआ जी? तो ये पूछे कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में है, वह कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जो भी चीज ब्रैकेट में जुड़ रही है, कोष्टक में जुड़ रही है, तो उसका अर्थ है कि वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, कि वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। मूल संविधान किसे कहते हैं? जिस दिन भारत का संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। और भारत का संविधान लागू कब हुआ जी? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो यानी 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थे। तो ये पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, क्योंकि इन्हें जोड़ा कब गया है? बाद में जोड़ा गया है। और जो भी अनुच्छेद यदि कोष्टक में जुड़ा हुआ हो, तो इसका अर्थ यह होगा कि उसे कब जोड़ा गया है? बाद में जोड़ा गया है। तो अब देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। तो देखें, मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। और जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसके तहत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जी? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। तो ये पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कौन सा संविधान संशोधन हुआ जी? 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। और उसके तहत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10। जबकि ये पूछे कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं जी? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो देखें, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो 1976 में तो मेरे भाई कितने जोड़े गए? 1976 में तो 10 जोड़े गए। जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? माँ बाप का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को क्या दिलाए? शिक्षा दिलाए। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में है। कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब जोड़े गए, तो उस समय कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। जबकि ये पूछे कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। और 11वां मौलिक कर्तव्य 11 नहीं जोड़े गए, 11वां जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, 11 नहीं जोड़े गए, 11वां जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और 11वां मौलिक कर्तव्य है, माँ बाप का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को क्या दिलाए? शिक्षा दिलाए। अब देखते हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। नंबर 1, पहला मौलिक कर्तव्य कौन सा? इनका क्रम भी यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं
राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। देखिएगा, पहला मौलिक कर्तव्य क्या है जी? पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का क्या करें? पालन करें। संविधान का पालन करना चाहिए और उसके जो भी आदर्श हैं, जो भी संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है वो राष्ट्रगान का क्या करें? आदर करें। यहां पर ये ध्यान देने की बात है कि यहां पर राष्ट्रगीत शब्द का उल्लेख नहीं है। यहां पर राष्ट्रगीत शब्द का उल्लेख नहीं है। तो पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है, तो दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों को हृदय में संजोए रखें। यानी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों को हृदय में संजोए रखें। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? दूसरा मौलिक कर्तव्य है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि तीसरा मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता, इस बात का उल्लेख कौन से उसमें मौलिक कर्तव्य में है? ये तीसरा मौलिक कर्तव्य है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि चौथा मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर तत्पर रहें। तो चौथा मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर तत्पर रहें। इसी प्रकार पांचवा मौलिक कर्तव्य है। पांचवा मौलिक कर्तव्य कौन सा है जी? सभी लोगों में समान भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना का क्या करें? विकास करें। सभी लोगों में भाईचारे की भावना का क्या हो? विकास हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या है कि सभी लोगों में समान भाईचारे की भावना का विकास करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि महिलाओं के सम्मान के क्या हो? विरुद्ध हो। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है जी? पांचवा मौलिक कर्तव्य है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि छठा मौलिक कर्तव्य क्या है, तो छठा मौलिक कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक नहीं है जी, सामासिक है। और सामासिक का अर्थ होता है जोड़ना। हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। यानी हमारी सामासिक संस्कृति की, सामासिक का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। यानी हमारी संस्कृति को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। यानी हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का क्या समझे? महत्व समझे। सामासिक का अर्थ यहाँ सामाजिक नहीं है, सामासिक है। सामासिक का अर्थ होता है जोड़ना। इसी प्रकार सातवां मौलिक कर्तव्य है कि पर्यावरण, वन्यजीव
पर्यावरण, नदी, झील आदि का क्या करें, संरक्षण करें। यानी वन्य जीव, पर्यावरण, झील, नदी आदि का क्या करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है जी, 7वां मौलिक कर्तव्य है। इसी प्रकार 8वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो देखिएगा 8वां मौलिक कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण 4 शब्द हैं जी, ध्यान रखिएगा इनको। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन व सुधारवाद की भावना का विकास करें। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है जी, 8वां मौलिक कर्तव्य है। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन व सुधारवाद की भावना का क्या करें, विकास करें। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ये 8वां मौलिक कर्तव्य है। इसी प्रकार है 9वां मौलिक कर्तव्य। यानी 9वां मौलिक कर्तव्य क्या है, 9वां मौलिक कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करें, यानी सुरक्षा करें। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ये 9वां मौलिक कर्तव्य है। इसी प्रकार 10वां मौलिक कर्तव्य यानी व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों से, यानी व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें, उत्कर्ष की ओर बढ़ें। कहने का अर्थ है कि व्यक्तिगत कार्य करें या सामूहिक कार्य करें, लेकिन ऊंचे स्तर पर अपने को बढ़ना है। इन व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां करते हुए अपने को उत्कर्ष की ओर बढ़ना। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए। और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है मेरे भाई, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। जबकि जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और कौन सी समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो देखें अपन ने ये जो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य का जो टॉपिक था, उन टॉपिकों पर अपन ने डिस्कस किया। अब देखते हैं कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी ये जो टॉपिक हैं नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। तो ये पूछा जाए प्रश्न नंबर 1 कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो आंसर क्या होगा जी, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। यानी नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं मेरे भाई, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये पूछ लिया जाए कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। और देखें ये कौन से भाग में है, ये भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए प्रश्न अगला कि मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो देखें, आंसर होगा मौलिक अधिकारों की प्रकृति, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है जी? नकारात्मक है, यानी ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है। इसी प्रकार नीति निर्देश, ये जो मौलिक अधिकार हैं ये वाद योग्य हैं, यानी मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। यदि इनका हनन हो जाए तो अपन लोग आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। ये पूछा जाए कि ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? इन ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर क्या होगा जी? अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख आर्टिकल 40 में है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? यानी समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो आंसर आएगा जी आर्टिकल 39 डी में है। मैं बता दूं, आर्टिकल 39 में 6 बातें हैं। तो 39(4) में लिखा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। यदि कार्य समान किया है स्त्री और पुरुष ने तो समान कार्य के लिए वेतन भी क्या दिया जाएगा? समान दिया जाएगा। उनके वेतन में किसी भी प्रकार का स्त्री पुरुष होने के नाते कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख, समान नागरिक संहिता का उल्लेख, समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर क्या होगा जी? समान नागरिक संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में है। यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 में। इसका अर्थ है कि यदि इस देश में रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति धर्म का हो, तो उनके लिए कानून भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए प्रश्न कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख, निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर क्या आएगा? अनुच्छेद 45 में है। यानी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख कौन से में है? अनुच्छेद 45 में। देखें, इससे पहले इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख था जी, निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख था। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा
आर्टिकल इसमें 21 के में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जोड़ दिया गया, यानी अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना आर्टिकल 21 के में यानी मौलिक अधिकार बन गया है। तो अब आर्टिकल 45 में क्या रह गया है जी, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यानी जो आंगनबाड़ी बालवाड़ी इनमें पढ़ते हैं 6 वर्ष तक के बच्चे, उनकी शिक्षा को उल्लेख आर्टिकल 45 में है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए प्रश्न कि कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख, कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख, कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर आएगा जी कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख आर्टिकल 48 में है। यानी कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 48 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न कि वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो वन एवं वन्य जीवों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है जी? आर्टिकल 48 क में है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 48 क में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण कौन से अनुच्छेद में है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग करना कौन से आर्टिकल में है मेरे भाई? अनुच्छेद 50 में है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि भारत की विदेश नीति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर क्या होगा जी? भारत की विदेश नीति का उल्लेख आर्टिकल 51 में है। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 51 में है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो आंसर क्या होगा जी? मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। तो ये पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? तो आंसर क्या होगा जी? मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। जबकि ये पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 क में है। यानी भाग 4 क में, जबकि अनुच्छेद 51 क में है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए प्रश्न कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो आंसर क्या आएगा जी? कोई नहीं। यानी एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। कितने मौलिक कर्तव्य थे? 0। क्यों? मूल संविधान का अर्थ है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, और जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उस दिन एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था।
इसी प्रकार ये पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो आंसर क्या होगा मेरे भाई? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसी प्रकार ये पूछा जाए मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो आंसर क्या आएगा? मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मौलिक कर्तव्य नहीं, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है वो ही पूरा का पूरा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आंसर क्या होगा? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और देखें 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। और 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि माता पिता का यह कर्तव्य है, माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए। तो देखें आज अपन ने जो ये नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य का टॉपिक था उस पे अपन ने डिस्कस किया। इससे संबंधित जो टॉपिक था उसके ऊपर और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके ऊपर अपन ने डिस्कस किया। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।